बिग न्यूज 24x7 में आपके साथ हूं मैं संपदा। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का, तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा कोरोना महामारी को रोकने के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन के इमरजेंसी प्रयोग की अनुमति दिए जाने के बाद से ही देश के अन्य हिस्सों की तरह असम भी इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है। इसको लेकर असम के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी बात मीडिया के सामने रखी है। स्वास्थ्य मंत्री बिस्वा शर्मा ने शिवसागर से मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि असम को भी अतिशीघ्र कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि असम वैक्सीन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके लिए ड्राई रन भी किया जा चुका है, जिसमें हमें पूरी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि किसी भी समय हमें वैक्सीन मिल जाएगी। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से काफी कमी देखी जा रही है। साथ ही स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर भी काफी तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर में पिछले 24 घंटे में 125 नए मरीजों की शिनाख्त हुई है। संक्रमितों की कुल संख्या 3,30,254 हो चुकी है, जिसमें 3,22,562 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि असम में वर्तमान राज्य सरकार की उल्लेखनीय सफलताओं में से एक शांति और सद्भाव को मजबूत करना है, क्योंकि पिछले 4.5 वर्ष के दौरान राज्य में जाति हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। असम में रहने वाले सभी समुदाय के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की पहल अनुकरणीय है। ये बातें मुख्यमंत्री ने तिनसुकिया जिला अंतर्गत डागरी के बिहिया गांव स्थित दांडीधर फोतोवाल समन्वय क्षेत्र में आयोजित ऑल असम सोनोवाल कछारी छात्र संघ की तिनसुकिया जिला इकाई के 6वें द्विवार्षिक सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए कही। असम के जिले में बंद कैदी अब अपने परिजनों से मुलाकात कर पाएंगे। लगभग 9 माह के बाद यह अनुमति जेल प्रशासन ने दिया है। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान जेल में कोरोना के मिले मामलों को देखते हुए प्रशासन ने कैदियों को उनके परिजनों से मिलने पर रोक लगा दी थी। गत मार्च माह से ही कैदी अपने परिजनों से नहीं मिल पा रहे थे। वहीं मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी पाई जाने के बाद नए दिशा निर्देशों के तहत कैदियों को उनके परिजनों से मिलने की प्रशासन ने अनुमति दे दी है। वहीं नए निर्देशों के तहत कैदी दिन के 2 समय अपने परिजनों से मुलाकात कर सकेंगे। दार्जिलिंग के नया गांव इलाके के मार्गरेट चाय बागान के कांटों में एक बूढ़ा तेंदुआ फंस गया, जिसकी सूचना वन विभाग को मिलने के बाद तेंदुए को बाहर निकाल लिया गया। बीते 25 दिसंबर को न्यू जलपाईगुड़ी में मंगल विश्वास और लक्ष्मण रॉय को किराए पर देने के नाम पर भक्तिनगर निवासी किशोर पासवान से ट्रक छीन लिया गया, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस स्टेशन में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने बीते दिन फुलवारी वसुंधरा आवास के निवासी मंगल रॉय को गिरफ्तार किया। चोरी किए गए ट्रक को फुलवारी पश्चिम धनतला से बरामद किया गया, जिसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश भी किया गया। पश्चिम बंगाल के हरिश्चंद्रपुर बरदुआरी क्षेत्र में भूमाफियाओं के विरोध में पीड़ित व्यवसायियों ने पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आरोपी को जल्द ही दंडित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सभी चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। इस दौरान सभी व्यवसायी सत्ता पक्ष से नाराज भी दिखे। पश्चिम बंगाल के पाटसपुर के दक्षिण खंड ग्राम पंचायत के बूथ नंबर 334 और 335 में रातों रात आतंक फैलाने का आरोप तृणमूल पर लगाया गया है। आपको बता दें कि बीते रात कुछ उपद्रवियों ने भाजपा समर्थकों के घर पर बम से हमला किया। वहीं स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल से ताजा बम बरामद किए हैं। इससे इलाके में तनाव का माहौल है। पश्चिम बंगाल के गोलपोकर ताने के गाटी ग्राम पंचायत के सिंधु इलाके में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद हफीज के तौर पर की गई। खबर सुनते ही गाटी ग्राम पंचायत समिति के सदस्य फजलू रहमान मृतक के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। बताया जा रहा है कि मृतक खेत से काम कर घर लौट रहा था, जिस दौरान ये घटना हुई। फिलहाल सबको स्थानीय अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला अंतर्गत रेजी नगर इलाके में एक भयावह सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। यात्रियों से भरी पिकअप वैन की एक ट्रक के साथ जोरदार टक्कर हो गई। इसमें 9 लोग सवार थे। बाकी के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि मंगलवार तड़के नदिया जिले के मुर्शिदाबाद की ओर पिकअप जा रही थी। दूसरी तरफ बेलडांगा से नदिया की ओर जा रहे ट्रक के साथ 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आमने सामने भिड़ंत हो गई। वही लोगों का कहना है कि यह हादसा कोहरे के कारण हुआ है।
मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अब पश्चिम बंगाल में भी शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका ऐलान करते हुए कहा है कि यह योजना को लागू किए जाने से राज्य सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार से ऐसे लोगों का ब्यौरा मांगा है जिन्होंने वेबसाइट के जरिए खुद का रजिस्ट्रेशन करवाया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार के खातों में पैसा न भेजकर सीधे किसान के अकाउंट में भेज सकती है। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा का विकल्प बनने की तैयारी में जुटी वामपंथी और कांग्रेस पार्टियों ने एकजुट होकर मैदान में उतरने की तैयारियां पूरी कर ली है। कांग्रेस की केंद्रीय इकाई ने एक दिन पहले ही प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अधीर रंजन चौधरी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है जिसमें 4 लोगों को शामिल किया गया है। अधीर चौधरी के अलावा वरिष्ठ कांग्रेस विधायक और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अब्दुल मन्नान, राज्यसभा सांसद प्रदीप भट्टाचार्य और नेपाल महतो को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर वाम मोर्चा की ओर से सीताराम येचुरी ने मोर्चा चेयरमैन विमान बोस और मकपा के महासचिव सूर्यकांत मिश्रा और अन्य नेताओं को निर्देश दे चुके हैं और कांग्रेस नेताओं के साथ अगले दौर की वार्ता की जाएगी। सूत्रों के अनुसार इसी सप्ताह गठबंधन पर बात बन सकती है और आधिकारिक घोषणा भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्रियों का दौरा तेज है। बीते दिन कोलकाता पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछा कि आखिर वह देश के केंद्रीय नेताओं को बाहरी क्यों कहती है। क्या केंद्रीय नेताओं का बंगाल आना कोई गुनाह है? कोलकाता एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने ये सवाल किया। ठाकुर ने कहा कि भारत सरकार के मंत्री का पश्चिम बंगाल में आने पर अगर कोई इसको बाहरी कहता है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कहां से आने वालों को अंदर का कहा जाता है? क्या भारत सरकार के मंत्री का पश्चिम बंगाल में आना गुनाह है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अल्पसंख्यक क्षेत्र में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के रोड शो पर पत्थर और चप्पल फेंके गए। जिस क्षेत्र में यह घटना हुई वह कोलकाता के निवर्तमान मेयर और राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम का विधानसभा क्षेत्र में आता है। सोमवार को पार्टी के केंद्रीय प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में खिदिरपुर के पास अफरनगंज से एक रोड शो किया गया था। यह अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। इसमें कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी और उनकी महिला मित्र बैसाखी को भी शामिल होना था, लेकिन अंतिम समय तक वे नहीं आए। जैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम कुछ दूर पहुंचा तभी सड़क के दोनों किनारों के मकानों की छत पर से कार्यकर्ताओं पर पत्थर और चप्पल फेंके गए। आपको बता दें कि रैली में विजयवर्गीय के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय, सांसद अर्जुन सिंह सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सहित राज्य के अन्य हिस्सों में आईएएस अधिकारी बनकर लोगों को ठगने वाले एक शातिर अपराधी को राज्य सीआईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। उसका नाम राजा नंदी बताया जा रहा है। 47 साल का राजा कभी अरूप कभी शांतु मित्रा बनकर अपना परिचय आईएएस अधिकारी के रूप में देता है। कोलकाता के सर्वे पार्क और गरियाहाट थाना क्षेत्र के कई लोगों ने वह सरकारी नौकरी, सरकारी फ्लैट और लाइसेंस आदि दिलाने के नाम पर ठगी कर चुका है। शिकायत मिलने के बाद सीआईडी की टीम उसकी तलाश में लगी थी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल उसे पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले में स्थित वाजकुल कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई तृणमूल छात्र परिषद कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक संघर्ष होने की खबर है। इस दौरान धमाके होने से लोगों में दहशत फैल गई। पुलिस के अनुसार कॉलेज में एबीवीपी का झंडा लगाने पर दोनों गुटों से मारपीट हुई। झड़प के दौरान बमबाजी हुई और एक बाइक को आग लगा दिया गया। आपको बता दें कि मेदिनीपुर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में वाजकुल कॉलेज है। सोमवार को एबीवीपी के छात्र यहां अपने संगठन का झंडा लगा रहे थे, तभी कथित तौर पर तृणमूल छात्र परिषद के सदस्यों ने ऊपर हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के डिलमिली रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। जानकारी के मुताबिक हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि पटरी से उतरने के बाद रेलवे विभाग के अधिकारी और प्रशासन जरूर सख्ते में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की। मामला छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले से संबंधित है, जहां कल शाम डिलमिली रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के 3 इंजन और 17 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस बारे में जानकारी देते हुए बस्तर जिले के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मालगाड़ी के साथ हुए हादसे में किसी के हताहत की कोई सूचना नहीं है।
भारत में कोरोना महामारी के मध्य बर्ड फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान के विभिन्न जिलों में 252 कौवों की मौत के पश्चात अब हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल में भी पक्षियों की रहस्यमय मौत से हड़कंप मच गया है। वहीं भोपाल और बरेली से आई सैंपल रिपोर्टों में अब इन पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हो गई है। कांगड़ा जिला प्रशासन ने देहरा, ज्वाली, इंदौरा एवं फतेहपुर उपमंडल में चिकन, अंडे, मछली सहित पोल्ट्री उत्पादों को बेचने पर पाबंदी लगा दी है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कोची मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को समर्पित किया है। यह एक देश एक गैस ग्रिड के निर्माण में अहम उपलब्धि है। 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण गेल लिमिटेड ने किया है। पीएमओ ने इसकी सूचना प्रदान करते हुए बताया कि इसके पास रोजाना 12 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की परिवहन क्षमता है एवं यह कोची में तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल में मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस ले जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन के दौरान कई किसानों ने दम तोड़ दिया है, जिसे लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। किसान आंदोलन के बहाने कांग्रेस केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने केंद्र सरकार पर अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा है कि किसानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। देश के कई जिलों में ठंड का कहर जारी है। ऐसे में दिल्ली व अन्य राज्यों में हल्की बारिश ने ठंड को और भी बढ़ा दिया है। वहीं भोपाल में बारिश के कहर से स्थानीय लोग परेशान हैं। यहाँ बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया है। हालांकि देश के कुछ जिलों में रातों की ठंड के बाद सुबह सुहानी धूप से लोगों को राहत मिल रही है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,375 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1 करोड़ 3,56,854 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 201 लोगों की संक्रमण से मौत भी हुई है। इसके साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1,49,850 हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यह तय किया है कि यदि एक मां अपने पति से तलाक लिए बिना कथित रूप से एक नए रिश्ते में प्रवेश करती है तो इसके चलते समाज इस पर भले ही सवाल उठाए, लेकिन यह तथ्य उसे नाबालिग बच्चे की कस्टडी प्राप्त करने से वंचित नहीं करेगा। अदालत ने कहा है कि मां से उसके नाबालिग बच्चे को वंचित करने से उसके सर्वांगीण विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में बच्चा अगर नाबालिग है तो वो मां के ही पास रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले में जमीन का डीडीए की तरफ से लैंड यूज बदलने को सही करार दिया गया है। कोर्ट ने पर्यावरण क्लियरेंस मिलने की प्रक्रिया को सही कहा है। बहुमत के फैसले में निर्देश दिया गया है कि सेंट्रल विस्टा के निर्माण के दौरान स्मोक टावर लगाए जाए। इसके साथ साथ निर्माण से पहले हेरिटेज कमेटी की भी मंजूरी लेने का आदेश दिया गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिन राज्य के शहरी इलाकों में कुल 708 किलोमीटर लंबी 120 बाईपास सड़कों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है ताकि यातायात सुगमता से चल पाए। सुलभ संपर्कता योजना की समीक्षा बैठक में परियोजनाओं की मंजूरी के पश्चात सीएम ने बोला कि अगले 2 वित्त वर्षों में बाईपासों का निर्माण होना चाहिए। सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सड़कों का निर्माण 4,154 करोड़ रुपए व्यय होंगे। बता दें कि योजना की समीक्षा के दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में सुलभ संपर्कता हेतु शहरी इलाकों में आवश्यकता के अनुसार बाईपासों एवं फ्लाईओवरों के निर्माण हेतु कार्य योजना बनाकर तेजी से काम किया जाए। भारत ने अफ्रीकी देश नाइजर में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में 70 लोगों की मौत हुई थी। विदेश मंत्रालय ने जारी विज्ञप्ति में कहा है कि भारत 2 जनवरी को नाइजर में दक्षिणी पश्चिमी में हुए आतंकी हमलों की कड़ी निंदा करता है, जिसमें 70 से अधिक नागरिकों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल भी हुए हैं। पीड़ित के परिवारों, नाइजर के लोगों और सरकार के प्रति भारत अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता है। रांची के ओरमांझी में एक युवती का सिर कटा शव बरामद होने के बाद युवती के साथ दुष्कर्म और फिर उसकी हत्या की आशंका के चलते आक्रोशित लोगों ने किशोरगंज चौक के पास जमकर हंगामा किया। इसके साथ ही आक्रोशित भीड़ ने मुख्यमंत्री के काफिले पर भी हमला किया। पथराव से उनके काफिले का पायलट वाहन का शीशा टूट गया। साथ ही पथराव में ट्रैफिक इंस्पेक्टर घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए।
तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों के इस शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड और बारिश की परवाह किए बिना हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान समेत अन्य राज्यों से किसानों के जत्थे रसद के साथ लगातार धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। इस बीच सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बैठक विज्ञान भवन में हुई है। बैठक के बाद किसान नेता सरवन सिंह ने बताया कि कृषि मंत्री ने साफ कहा है कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी और किसान सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हम अब लंबी लड़ाई के लिए तैयार हैं और 26 जनवरी के दिन हम बड़ी रैली निकालेंगे। अभिनेता सोनू सूद अपने नेक कार्यों की वजह से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कोरोना संकट के दौरान देश में लगे लॉकडाउन को लेकर अब तक सोनू सूद किसी न किसी की मदद में लगे ही हुए हैं। इन सब के बीच सोनू सूद की नई फिल्म का ऐलान हो गया है। सोनू सूद की इस नई फिल्म का नाम होगा किसान। जी हां, सोनू के नई फिल्म का नाम किसान है। इस फिल्म में सोनू लीड रोल में होंगे। इसकी जानकारी फिल्म समीक्षक तरन आदर्श ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी है। तरन ने लिखा है, सोनू सूद फिल्म किसान की स्टार कास्ट को लीड करेंगे। जल्द ही फिल्म की बाकी स्टार कास्ट के बारे में ऐलान कर दिया जाएगा। बॉलीवुड में अपने शानदार अभिनय के साथ साथ अपने बिंदास व बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने फैंस को नए साल की शुरुआत में एक खास तोहफा दिया है। दरअसल ऋचा चड्ढा की आगामी फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर के मेकर्स ने बीते दिन फिल्म से ऋचा चड्ढा का फर्स्ट लुक जारी कर दिया है, जिसे ऋचा ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा किया है। फिल्म के इस फर्स्ट लुक को इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए ऋचा ने लिखा है, मुझे गर्व है कि मैं यह फिल्म आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। मेरी नई फिल्म मैडम चीफ मिनिस्टर, जिस पर मुझे पूरा भरोसा है। यह एक पॉलिटिकल ड्रामा है जिसमें हमने छुआछूत के मुद्दे को उठाया है। यह फिल्म 22 जनवरी को रिलीज होगी। अब तक के लिए इतना ही। खबरों को और भी विस्तार से जानने के लिए बने रहिए बिग न्यूज 24x7 के साथ। धन्यवाद।